नमस्कार। वेलकम मित्रों। मैं आपके समक्ष एमआर चौधरी उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। समझिए, तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे बैटरी के बारे में, सेल के बारे में। प्यारे मित्रों, आपको ये जो दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में, हाँ, ये वाला अच्छा है। ये ये एक सेल है। ये सेल है। इसमें आप देख रहे हैं, यह विद्युत रासायनिक सेल है। इसके अंदर जो मैटर पदार्थ भरा हुआ है, कंपाउंड कंपोनेंट भरा हुआ है, इसके मध्य स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें एक सिरा ये वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला सिरा, यहाँ इसके लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है। ये वाला नेगेटिव है। इसके ऊपर ये एक नुमा है। आप टॉर्च में, रेडियो में इस्तेमाल करते हैं, उसको देख सकते हैं। ऊपरी वाला सिरा है वो टोपी नुमा है और नीचे वाला सिरा वो फ्लैट है, समतल है। ठीक है। ये वाला पॉजिटिव है, इट मीन्स यह कैथोड का कार्य करता है और ये पीछे वाला नेगेटिव, ये एनोड का कार्य करता है। तो ये सिंगल बॉडी है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट है, एक अकेला है, ये सेल है। यदि मैं इसके साथ एक और जोड़ दूं, कैसे जोड़ूं? ये इसका सिर इसके पीछे लगा दूं और फिर इसका सिर इसके पीछे लगा दूं, यानी कि मैं ऐसे जोड़ दूं, इस प्रकार से, इस रूप में जोड़ दूं। इन ड्यूरा सेल्स को, कंपनी है, इन सेल को ऐसे एक के पीछे एक जोड़ दूं, यानी एक से अधिक सेल एक श्रेणी में, सीरीज में संबद्ध, कनेक्टेड, संयोजित हो, तो अब ये बैटरी क्या कहलाएगी? बैटरी। मैंने यहां लिखा आपके लिए सिंगल स्पीसीज सेल है। और दूसरा क्या लिखूं? एक से अधिक, एक से अधिक सेल परस्पर, यानी आपस में संयोजित है। क्या है? संयोजित, यानी कनेक्टेड है। तो उस व्यवस्था को बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। हमारे पास 2, 3, 4, 5 अनेक सेल है। ये सारा जो सेट है, ये नंबर ऑफ सेल्स तो कनेक्टेड टू ईच अदर, एक निश्चित क्रम में, ये संयोजित बैटरी है। क्या कहलाता है? बैटरी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बैटरी समझ में आ गई। अब प्यारे मित्रों, हम समझेंगे बैटरी के प्रकार। क्या बैटरियां एक ही प्रकार की होती है? क्या सेल एक ही प्रकार का होता है? क्या सेल एक ही प्रकार का होता है? इसके दो प्रश्न आपके सामने दिमाग में प्रेजेंट होते हैं। एक तो विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। नहीं, हम इन सेलों की बात करते हैं। हम विद्युत रासायनिक सेलों की बात करने वाले हैं। मेरा कहने का मकसद ये समझाना है प्यारे मित्रों को, विद्युत रासायनिक सेल वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसके प्रकार कितने हैं? उन बैटरियों का प्रकार कितने प्रकार की होती है? डियर स्टूडेंट्स, 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3। आपने समझा होगा 2 ही प्रकार होंगे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, लेकिन मैं आपको 3 बता रहा हूं। अब आप 3 देखेंगे, 3 मानेंगे। एक प्राथमिक सेल, दूसरा एक सेल, ये तो सामान्य रूप में आपने देखा है, पढ़ा है, समझा है, सीखा होगा। और तीसरे प्रकार का वो भी आपने पढ़ा है, नहीं तो 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, और वो वाला हमारा है ईंधन सेल। ईंधन सेल सामान्य नॉर्मल कंपटीशन लेवल में विदाउट साइंस स्ट्रीम सेल 2 प्रकार के माने जाते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। और दूसरा टाइप है सेकेंडरी। सेकेंडरी का अर्थ 10वीं नहीं, द्वितीयक। और ये वाला है फ्यूल सेल। क्या है ये? तो कितने टाइप हो गए बच्चों? हमारे पास 3 प्रकार हो गए। एक प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल एससी और फ्यूल सेल एफसी। ठीक है ना? ये 3 प्रकार हो गए। इन तीनों सेलों का काम मित्रों ऊर्जा उत्पन्न करना है, रासायनिक ऊर्जा से। और इन तीनों सेलों में होने वाली केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है? स्वतः प्रवर्तित। कैसे होती है? स्वतः प्रवर्तित। ये स्वतः प्रवर्तित शब्द मैं शायद कितनी बार भूल गया, अब तो आपके दिमाग में, आपके दिल में भी ये बैठ गया, हो गया, याद हो गया होगा और होना भी चाहिए।
अगली बात करते हैं मित्रों, प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है। हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। ये सेकेंडरी सेल है, इसको हम द्वितीयक सेल कहते हैं, और दूसरे वाला प्राइमरी सेल है। इनमें क्या फर्क है। मेरे हाथ में ये प्राइमरी सेल है, ये कैसा है, प्राइमरी सेल। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरे माइक के अंदर जो सेल लगा हुआ है, चार्ज होता है। आपके मोबाइल के अंदर जो बैटरी है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, सेकेंडरी सेल। ये वाला प्राइमरी सेल है। वो है, ये चार्जेबल नहीं है, ये पुनः आवेशित नहीं होता, का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो मोबाइल वाली बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी में एक से अधिक सेल है। वो वाली बैटरी या वो वाला सेल सेकेंडरी सेल वो है। इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। प्राइमरी सेल, इन्हें प्राथमिक बैटरी भी कहते हैं बच्चों। प्राथमिक सेल को प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी सेल को द्वितीयक बैटरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। ठीक है ना, बैटरी भी वही, सेल भी वही, सेलों से बैटरी बनती है। इसमें डिफरेंस जानते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसका यानी प्राइमरी सेल का केवल एक बार उपयोग होता है, केवल एक बार इस्तेमाल या यूज होता है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में। और ये वाला सेल सेकेंडरी सेल है, का बार बार यूज होता है, बार बार इस्तेमाल होता है। जान गए मेरी बात। यानी हमारे घड़ी के अंदर, बार घड़ी के अंदर वाला सेल, हमारे रिमोट के टीवी रिमोट के अंदर वाला सेल, हमारे रेडियो के अंदर वाला सेल, हमारे टॉर्च के अंदर वाला सेल, वो प्राइमरी सेल है। क्योंकि एक बार उपयोग कर लेने के बाद इसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो प्राइमरी है। क्लियर हो गया। ये प्राइमरी सेल है का एक बार उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इसमें होने वाली अभिक्रिया वो अनुत्क्रमणीय होती है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें होने वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और जो सेकेंडरी सेल होता है उसमें होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जान गए होंगे। सेकेंडरी सेल में होने वाली रिएक्शन से वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और प्राइमरी सेल में होने वाली रिएक्शन है वो इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यूं और क्लियरफाई कर दे इसको, इसमें होने वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। इसका मतलब इसको आवेशित करके, वो आवेशित करके पुनः उपयोग में, पुनः उपयोग में ले सकते हैं, पुनः उपयोग में ले सकते हैं, यानी आवेशित कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, किया जा सकता है। दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में बोलेंगे, उल्टा कह दिया, सॉरी, इन्हें हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, इन्हें हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। प्राइमरी सेल को हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। 12 लिख देता हूं मैं, तो आपने सीख लिया। केवल एक बार यूज होता है और बार बार यूज होता है। इसमें होने वाली रिएक्शन है वो अनुत्क्रमणीय है। कैसी है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें होने वाली रिएक्शन है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए इसे आवेशित नहीं कर सकते, ये आवेशित नहीं कर सकते। एक सरल सवाल बनता है यहाँ कि प्राइमरी सेल को बार बार इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें होने वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए इसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ प्यारे मित्रों,
इसे पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर, बार बार कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। दूसरा, तो अगली बात है, ये छोटे होते हैं तो हल्के और आकार में छोटे। हालांकि आजकल वो भी बहुत छोटे आने लग गए। पहले जो लेड स्टोरेज बैटरी थी वो बहुत बड़े आकार की होती थी, आजकल तो साइंस के रिसर्च के कारण बहुत छोटे छोटे सेल आ गए, हल्के और आकार में छोटे होते हैं। ये बड़े एवं अपेक्षाकृत भारी होते। हाँ, ये कोई मामूली अंतर है, कोई टैलेंट अंतर नहीं। दूसरा, इनका इस्तेमाल या यूज कम धारा की आवश्यकता होने पर किया जाता है। कम धारा से मतलब धारा की कम मात्रा की आवश्यकता होने पर, कम धारा की आवश्यकता होने पर प्राइमरी सेल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें मित्रों, और द्वितीयक सेल का इस्तेमाल जब करते हैं जब अधिक मान वाली धारा की आवश्यकता हो। अधिक मान वाली धारा की आवश्यकता हो तब हम किस सेल का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका जवाब क्या है? सेकेंडरी सेल। क्या जवाब होगा? सेकेंडरी सेल। अब आपके जेएन में ये प्रश्न आना चाहिए कि इस प्रकार के सेल कौन कौन से हैं, सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल कौन कौन से। अपने मस्तिष्क पर जरा जोर दीजिए, सोचिए कौन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। हमारे टॉर्च का सेल, रेडियो का सेल, और बोलो, रिमोट का सेल, और बोलो, द्वार घड़ी का सेल। वाले घड़ियों का सेल आता था, वो चार्जेबल नहीं होता था। आजकल टूरिस्ट वॉच है, उनमें चार्जेबल सेल आने लग गए हैं, तो वो दीवार घड़ी हमने इसलिए लिख दिया। ठीक है, यहां पर हम एग्जाम्पल लें तो प्यारे मित्रों हमारे पास एग्जाम्पल बनते हैं उपयोग के आधार पर। गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले सेल और इन्वर्टर। इन्वर्टर आजकल सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ी सी बैटरी होती है या बैटरी होते हैं बड़े बड़े, विद्युत सप्लाई बाधित होने पर या लाइट कट जाने पर तो हमारे घरों में लाइट बनाए रखते हैं। वो इन्वर्टर, पूरा उपकरण, पूरा सेटअप इन्वर्टर है, लेकिन जो नीचे ऊर्जा प्रदाता इक्विपमेंट है वो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है, इन्वर्टर पूरा कहलाता है। अगली बात, इनमें कोई तरल पदार्थ नहीं होता। इनमें कोई तरल पदार्थ नहीं होता, लेकिन हमने जिस बड़ी बैटरी या बैटरी की बात की थी उनमें तरल पदार्थ होता है। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है जो कि तरल है, इसलिए उसके गिरने का, धुलने का डर रहता है। इनमें तरल पदार्थ नहीं होता। मित्रों, इनमें तरल पदार्थ नहीं होता है इसलिए इनको ड्राई सेल भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, ड्राई सेल क्यों कहते हैं? आजकल तो ये सेकेंडरी सेल भी ड्राई आने लगी, लेकिन जो परंपरा है, क्लासिकल मेथड है, उसके अनुसार इसको ड्राई सेल कहते हैं क्योंकि इनमें कोई तरल पदार्थ नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात, वेरी इंटरेस्टिंग, इनका आंतरिक प्रतिरोध, इन सेलों का, प्राइमरी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है वो अधिक होता है। इंपॉर्टेंट बात, इनका आंतरिक प्रतिरोध है वो उच्च होता है, अधिक होता है, और इनका आंतरिक प्रतिरोध है वो तेज होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, उनमें ऊर्जा घनत्व कम होता है और इनमें ऊर्जा घनत्व ज्यादा होता है। ये थोड़ी बड़े लेवल की बातें थी लेकिन आपके काम आने वाली है। ये शुष्क सेल है और वो वाले वेट सेल है। इनके एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल घड़ी रेडियो वाले शुष्क सेल या फिर मरकरी सेल। शुष्क सेल और मरकरी सेल प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल है।
ये यहाँ यूजेज थे और ये एग्जाम्पल है। और इनके लिए अब एग्जाम्पल, ये यूज था, ये क्या था, यूज उपयोग थे। एग्जाम्पल हमारे पास था संचायक सेल। ऐसा छोटा प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में पूछ देते हैं, द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल बताइए। तो एक सीसा संचायक सेल और दूसरा हमारे पास है निकिल कैडमियम सेल। तीसरा हमारे पास है लिथियम आयन बैटरी या लिथियम सेल जो मोबाइल में काम आती है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी, आपने नोट कर ली होगी, मेरे साथ साथ लिख ली होगी। यदि नहीं लिखी है तो अपने खुद के नोट्स अपने हाथ से बनाइए, सुंदर होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी याद होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल है ड्राई सेल और मर्करी सेल, इनकी कार्य प्रणाली और क्रिया विधि के बारे में जानते हैं। अब हम आते हैं क्या होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल, पारद सेल, मरकरी सेल या पारद सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना है ये प्राइमरी सेल है। क्या ये प्राइमरी सेल है, इसका एक बार ही इस्तेमाल करते हैं, इसका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मरकरी सेल या पारद सेल। इसकी बनावट कैसी होती है, तो सामान्य बनावट है। इसके अंदर एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। पहली बात, इसमें एनोड, मरकरी सेल में एनोड है वो जिंक अमलगम का होता है। किसका होता है विद्यार्थियों, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। अमलगम का अभिप्राय है पारा, किसी भी धातु और पारे का मिश्रण वो अमलगम कहलाता है, या जिंक पारे के साथ, इसलिए जिंक अमलगम। ठीक है मित्रों। और कैथोड पर, कैथोड के रूप में जो काम करता है वो काम करता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। कौन करता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। इन दोनों को मिला करके पेस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पेस्ट। और ये पेस्ट है वो कैथोड का काम करता है। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं। इनमें विद्युत अपघटे के रूप में कौन होता है, विद्युत अपघटे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन होता है। तो इनमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण। कौन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट या मिश्रण है, वो विद्युत अपघटे का कार्य करता है। इसकी क्रिया विधि किस प्रकार है, इसके लिए मित्रों ध्यान दीजिए। इधर मरकरी सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये जो जिंक अमलगम या जिंक धातु है वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल आयनों से हाइड्रोक्सिल आयनों को ग्रहण करता है, पूरे को नहीं, केवल उसकी ऑक्सीजन को। और जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण अंक विद्यार्थियों 0 है, और यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण अंक +2 है। जिंक पारे की प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जल का अणु बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता। कौन त्यागता है, जिंक त्याग। यानी एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जैसा गैल्वेनी सेल में था उसी समान। दूसरा, कैथोड पर अपचयन की घटना होती है। कैथोड पर रिडक्शन या अपचयन होता है। कैथोड पर कौन है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जल की प्रेजेंस में उपस्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए हैं उन्हें ग्रहण करके पारे में अपचयित हो जाता है। या इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यह पारे का ऑक्सीकरण अंक 0 है। और यह क्रिया करके हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयनों का निर्माण कर देता है। टोटल सेल रिएक्शन
नेट सेल अभिक्रिया या संपूर्ण अभिक्रिया परीक्षा में पूछी गई है। तो अभिक्रिया एनोड पर, अभिक्रिया कैथोड पर, दोनों को मिलाएं तो इधर वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास बचता है जिंक अमलगम प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड when react with and produce zinc oxide and mercury liquid। देखिएगा, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मरकरी सेल में, पार्द सेल में, नेट सेल अभिक्रिया में मित्रों इसी प्रकार का आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता है या आयनों की सांद्रता में कोई नेट सेल अभिक्रिया में नहीं है। इसलिए यह स्थिर मान वाली धारा देता है। क्या बोला मैं? स्थिर विद्युत धारा प्राप्त होती है, स्थिर विद्युत धारा प्राप्त होती है। हमारा जो ड्राई सेल होगा, सामान्य सेल होगा, लेक्लांस सेल कहते हैं उसको, उससे स्थिर विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती। ये प्रश्न पूछा जाता है बार कि मरकरी सेल से स्थिर विद्युत धारा प्राप्त क्यों होती है? होने का कारण सेल अभिक्रिया, एनोड अथवा कैथोड पर होने वाली सेल अभिक्रियाओं में, नेट सेल अभिक्रिया में किसी प्रकार के आयनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। नोट कर लिया होगा। इस सेल से प्राप्त होने वाले विद्युत विभव का मान, इस सेल से प्राप्त होने वाले सेल पोटेंशियल यानी इस सेल का विद्युत विभव, या बोलूं मैं सेल विभव, इसका मान मरकरी सेल के लिए 1.3 वोल्ट होता है। कितना होता है? याद कर लें, नोट कर लें। शॉर्ट नोट के जो प्रश्न है उसमें पूछा जाता है मरकरी सेल का सेल विभव कितना होता है? 1.35। यह स्थिर विद्युत धारा देने वाला सेल है। ठीक है ना? अगली बात करते हैं। ये अपने संपूर्ण कार्य अवधि में, अपनी संपूर्ण कार्य अवधि में जब तक इसको इस्तेमाल करेंगे तब तक समान धारा देगा, समान धारा देता रहता है। इसकी खासियत है कि दो खासियत है। स्थिर मान वाली धारा प्राप्त होती है, संपूर्ण कार्य अवधि में समान मात्रा वाली धारा देता है। ये खासियत किसकी है? मरकरी सेल की। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा शुष्क सेल, ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल। 12th बोर्ड एग्जाम में तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया? ये पूछा गया लेक्लांचे सेल की बनावट और एनोड एवं कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। या सिर्फ पूछ लेते हैं सिर्फ लेक्लांचे सेल की बनावट का वर्णन कीजिए, या पूछ लेते हैं सिर्फ ओनली एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। पहले मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ये होता ये काली काली मैंने जो दो लाइनें खींची गई है, ये कार्बन की छड़ है। ये कार्बन की छड़ है। दुनिया काम करेगी इसका, सोचिए, बताइए इसका काम करेगी, एनोड का या कैथोड का। और ये जो नीचे ये जो बेलनाकार आकार है, ये जस्ते का बना हुआ पात्र है, जस्ते का बना हुआ बेलनाकार पात्र है। और ये जो कार्बन रोड है, कार्बन की छड़ है। ठीक है मित्रों, ये काम करेगी कैथोड का और ये काम करेगा एनोड का। बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब इस बेलनाकार कैथोड पात्र के अंदर एक पतला कपड़ा या सरंध्र की व्यवस्था होती है। इसके अंदर विद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है। कार्बन छड़ के चारों ओर, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कार्बन छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण पेस्ट भरा रहता है। यह मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है।
या सरंध्र कपड़ा लगाने का भी कारण है, ताकि जिंक का कोरोजन नहीं हो, संक्षारण नहीं हो। और ये जो पेस्ट भरा हुआ रहता है, ये कार्बन रोड का रहता है। इस सेल के लिए खतरनाक बात यह है कि जब बाजार से खरीदें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख कर खरीदें। ये सेल पैकिंग में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, ये पड़े पड़े डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये आपके व्यवहारिक बात थी जो काम में आने वाली है। अब मैं इसकी बनावट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इस सेल में एक्लान से उस व्यक्ति का नाम, वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसका आविष्कार या निर्माण किया। एनोड जिंक का होता है और कैथोड कैथोड ग्रेफाइट की छड़ है। और आप सारे विद्यार्थी जानते हैं ग्रेफाइट कौन है? कार्बन है। विद्युत अपघटय, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस सेल में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट है। कौन होता है? डायग्राम देख करके बोलिएगा। ZnCl2 प्लस NS4Cl का मिक्सचर है। इसका मिक्सचर है ZnCl2 और NS4, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौशादर भी कहते हैं। उसका मिश्रण भरा रहता है। ठीक है मित्रों, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन किस प्रकार होती है? तो पहले हम बात करेंगे एनोड पर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और तब क्या होता है? तो जिंक है, बर्तन पात्र का जिंक, वह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कैथोड पर, सेकेंड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है उसके लिए जानिए। कैथोड पर क्या होता है बता सकते हैं? तो ग्रेफाइट छड़ है, कार्बन है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो ऑक्सीकरण या अपचयन में भाग नहीं लेती। वहां कार्बन का ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता। वो अक्रिय इलेक्ट्रोड है। वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने के लिए अपना सरफेस, सतह, पृष्ठ प्रदान करती है। ठीक, तो ग्रेफाइट है वो, या अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा कार्बन। अभिक्रिया में भाग लेगा आपका मैग्नीज डाई ऑक्साइड। मैं क्या लिखूंगा कि आपके मैग्नीज डाई ऑक्साइड, यह अभिक्रिया में भाग लेगा। और इस सेल में प्रेजेंट अमोनियम क्लोराइड, डियर स्टूडेंट ध्यान देना, यह अमोनियम क्लोराइड है जो कि अमोनियम आयनों के रूप में प्रेजेंट है। और ये जो जिंक है पात्र वाला, ये Zn+2 के रूप में है। तो कई बार यह अमोनियम इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अमोनिया का निर्माण कर देता है। क्या बोला मैं? ध्यान देना, यह अमोनियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है और हाइड्रोजन बना देता है। यह अमोनिया वाला मैटर समझिए प्यारे मित्रों। वास्तव में ये जो NH4+ है, ये एक अमोनिया है और इसके लॉन पेयर को आपके इस H+ ने एक्सेप्ट कर रखा है। इसके बीच में डेटिव बॉन्ड है। क्या है? डेटिव बॉन्ड। अब अमोनिया को तो हम जानते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है नहीं, इसके साथ प्रोटॉन H+ जुड़ने से अमोनियम बन गया। तो इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ये इस इलेक्ट्रॉन को लेता है और क्या बनेगा? अमोनिया। या हम ऐसा देखें, ये जो अमोनियम आयन है, कौन है मित्रों? अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता कितने? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि अमोनियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड बना देता है। और ये अमोनिया, अब आप समझ रहे होंगे सर अमोनिया तो गैस के रूप में निकल जाती है, इसका मतलब सेल को सूंघेंगे तो अमोनिया गंध आएगी क्या? नहीं, अमोनिया गैस के रूप में नहीं निकलती। तो कहां जाती है? बताता हूं। इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर? अब हमारे पास मुद्दा ये है, वो अमोनिया कहां गई? अमोनिया कहां गई? अमोनिया गैस के रूप में नहीं निकलती और ना ही ये हाइड्रोजन जहां प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद ये बना था, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, कोई गैस नहीं निकलती। ठीक है ना? इसका होता क्या है उसके लिए चलें
आगे आपकी अभिक्रिया में सेल में जो अमोनिया बनी थी वह अमोनिया जिंक क्लोराइड है, या मैं यूं बोलूं Zn+2 है। दो क्यों बोल रहे हो सर? दो इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो जिंक के ऑक्सीकरण से Zn+2 बना, और एक जो विद्युत अपघटे के रूप में प्रेजेंट है Zn+2। तो दोनों में से कोई सा भी Zn+2 आयन है उसके संपर्क में ये अमोनिया बेंजी आ जाएगी। ये अमोनिया Zn+2 के साथ या ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? एक संकुल बना लेगी। क्या बना लेगी? कॉम्प्लेक्स आयन। यह अमोनिया Zn के साथ क्रिया करके Zn+2 के साथ क्रिया करके इस प्रकार के एक संकुल का निर्माण, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण कर लेती है। इसलिए अमोनिया गैस के रूप में नहीं निकलती, यह अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। और सेल का उपयोग करने पर धीरे धीरे इस संकुल के बनने से सेल थोड़ा सा मुलायम, थोड़ा ज्यादा नरम, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है मित्रों। और जो सरंध्र कपड़े की बात की थी जिंक के अंदर, वो जिंक का अमोनियम क्लोराइड द्वारा, हाँ, अमोनियम क्लोराइड द्वारा संक्षारण होने से रोकता है। अमोनियम क्लोराइड जिंक पात्र का पोट का संक्षारण करता है, इसलिए बीच में सरंध्र कपड़ा रखते हैं। आप एकदम नए सेल को खोलकर ऐसा देख सकते हैं। और उसका काम है कोरोजन को, संक्षारण को, जिंक को संक्षारित होने से रोकना, कोरोसिव इफेक्ट को थोड़ा कम करना। इस कोरोसिव इफेक्ट के कारण ही ये हमारा ड्राई सेल पड़े पड़े सेल्फ डिस्चार्ज हो जाता है, इसका वोल्टेज कम हो जाता है। बात करते हैं सेल विभव की। सेल विभव की, इस लेक्लान से सेल का सेल विभव, 1 साल का सेल विभव 1 यूनिट सेल का सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। छोटी कक्षा में प्रश्न पूछने योग्य है कि लेक्लान से सेल का सेल विभव कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। दूसरा, इसकी कमी, यह स्थिर विद्युत वाली, स्थिर मान वाली धारा नहीं देता, स्थिर मान की धारा प्राप्त नहीं होती। व्यवहार में आपने कई बार देखा होगा, जो रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो बजाते बजाते कई दिनों बाद रेडियो की आवाज वॉल्यूम धीमी हो जाती है। सेल तो उसके अंदर है, फिर धीमी क्यों हो जाती है? क्योंकि यह धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर कम मान वाली, कम परिमाण वाली धारा देने लगा है। यह हुआ हमारा लेक्लान से सेल। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे आगे बैटरी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। बैटरी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? एक आध बार ये सवाल छोटी कक्षा में कहीं पूछा था, तो वो बच्चे भी यहाँ जान सके हमारे पास कैसी बैटरी होनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं, कोई भी क्लास का बच्चा। नंबर 1, बैटरी आकार में छोटी और सुसंबद्ध होनी चाहिए, ढीली ढाली नहीं, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और हल्की होनी चाहिए। दूसरा, इसका परिवहन आसान होना चाहिए, यानी लाने ले जाने में इजीनेस महसूस होना। आराम से उठाया, लेके रवाना, आराम से लाया, वापस जमा कराया, चेंज कराया। तीसरा, इसके अंदर जो विलयन भरा रहता है वो, यानी विद्युत अपघटे, सेल का विद्युत अपघटे वो तरल नहीं होना चाहिए। और अगली बात, उपयोग के समय इसमें तरल नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, उपयोग करते समय लंबी अवधि तक स्थिर मान वाली धारा देना चाहिए, लंबी अवधि तक स्थिर मान वाली धारा देने वाली नहीं चाहिए। ठीक है मित्रों, बैटरी की 4 विशेषताएं लिखिए। छोटी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, सुसंबद्ध होनी चाहिए, परिवहन में आसान होनी चाहिए और लंबे समय तक स्थिर मान वाली धारा देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बहुत सरल था, आपको अच्छा लगा होगा। उत्थान एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे भी, और पढ़ते रहेंगे।
समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। उत्थान एजुकेशन पढ़ेंगे, अवश्य सीखेंगे, अवश्य वो प्राप्त करेंगे। ये इच्छा आपकी भी है और आपके पेरेंट्स की भी, साथ साथ मेरी भी। धन्यवाद। जय हिंद।